वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज है 1 अप्रैल 2021। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज वज्र प्रहार के बारे में है। अभी हाल ही में इंडिया और यूएसए की स्पेशल फोर्सेस ने एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जिसका नाम था वज्र प्रहार 2021। इस एक्सरसाइज को हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट किया गया है। यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस का क्या मतलब है ये अभी हम आगे समझेंगे। बात करते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में। यहाँ पर एक प्रकार की ये एक मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो एक साल यूएसए में तो दूसरे साल इंडिया में कंडक्ट की जाती है। 2010 से ही इसे कंडक्ट किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि हर एक्सरसाइज का होता है कि दोनों स्पेशल फोर्सेस अपने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। भविष्य में अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई कि दोनों को एक साथ अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करने पड़े तो फिर वो अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। बात करते हैं स्पेशल फोर्सेस के बारे में। अगर आप इंडिया के रेफरेंस में बात करें तो स्पेशल फोर्सेस का मतलब कुछ ऐसी फोर्सेस की यूनिट से है जो स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज की जाती हैं और ट्रेन की जाती हैं। उनको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन और इक्विप किया जाता है कि वो स्पेशल ऑपरेशंस को हैंडल कर सकें। हर ब्रांच की लगभग अपनी कुछ स्पेशल फोर्सेस होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पैरा एसएफ, इसे पैराशूट रेजिमेंट भी कहा जाता है। एसएफ का मतलब यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस ही है। ये इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स है। इसे 1966 में तैयार किया गया था। 1965 के इंडो पाकिस्तान वॉर के बाद ये पैराशूटर्स होते हैं जो वॉर ग्राउंड पर पैराशूट से सीधा उतरते हैं और हमला कर देते हैं। दूसरा है मार्कोस। मार्कोस ये एक मरीन कमांडो फोर्स है। नाम से समझ में आ गया होगा कि ये इंडियन नेवी की एक स्पेशल फोर्स है। इसे 1987 में तैयार किया गया था। गरुड़ कमांडो फोर्स, इसे 2004 में स्टैब्लिश किया गया था। ये इंडियन एयरफोर्स की एक स्पेशल फोर्स है। ठीक है, देखिए कुछ और भी स्पेशल फोर्सेस होती हैं जो आर्मी की विंग्स में नहीं आती, रेदर वो सीधे होम मिनिस्ट्री के तहत वर्क करती हैं। लाइक होम मिनिस्ट्री की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये भी एक प्रकार के स्पेशल फोर्स ही हैं। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 के बारे में है। 2020 ये एक ऐसा साल रहा जहां पर ग्लोबल विंड पावर की इंडस्ट्री में काफ़ी बढ़िया काम हुआ है। डिस्पाइट कोविड-19 आया था, कई सारी इंडस्ट्रीज निगेटिवली इम्पैक्ट हुई हैं, लेकिन विंड पावर जनरेशन में ग्रोथ देखने को मिली है। दुनिया के ओवरऑल शेयर को हम बढ़ता हुआ देख सकते हैं। लेकिन इंडिया अच्छा तो कर रहा है, बहुत अच्छा फिर भी नहीं कर पा रहा है, हम और बेहतर कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट को रिलीज़ किसने किया? इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया गया है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। ग्लोबल विंड रिपोर्ट हाईलाइट करता है विंड पावर के रोल को। ये एक रास्ता तैयार करता है कि हम नेट जीरो इमिशन तक पहुंच सकें। 2050 का टारगेट रखा गया है नेट जीरो एमिशन के लिए। इसमें होगा ये कि जितना एमिशन हम कर रहे हैं वेरियस इंडस्ट्रीज़ के थ्रू उसमें उसे काउंटर करने के लिए हम कुछ काउंटर मेजर्स ऐसे लें कि हम एमिशन को सिक्वेस्ट्रेट कर लें। लाइक कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की, सोखने की कई सारी तकनीकियाँ होती हैं, हम उनका इस्तेमाल करें। हम जितना एमिशन कर रहे हैं उतना ही उसे हम कम कर दें, काउंटर कर दें, तो जो नेट निकले वो जीरो निकल जाए। मतलब ना हमने एमिशन किया और ना ही हमने एक्स्ट्रा जो कार्बन है उसे सोखने का प्रयास किया। ठीक है, तो हम नेट जीरो पे जाने की कोशिश करेंगे। की फाइंडिंग्स रिपोर्ट की क्या है? वर्ल्ड की जो कैपेसिटी है विंड पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की वो 2020 में 53% तक बढ़ी है। टोटल 93 गीगावाट की जो कैपेसिटी है वो 2020 में इंस्टॉल की गई। करंट जो ग्लोबल विंड एनर्जी कैपेसिटी है वो 743 गीगावाट की है। पूरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं। इसमें 75% जो नए इंस्टॉलेशंस 2020 में देखने को मिले हैं वो चाइना और यूएसए से देखने को मिले हैं। मतलब इन लोगों ने सबसे बढ़िया काम किया है। इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो विंड पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की जो कैपेसिटी है वो हाल के सालों में काफ़ी बढ़ी है। फरवरी 2021 तक इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी है वो 38 गीगावाट की है। इस लिहाज से दुनिया में चौथा सबसे बड़ा इंस्टॉल्ड विंड पावर इंडिया के पास है। इंडिया की ग्रोथ अच्छी है बट हम और बेहतर कर सकते हैं, जैसा कि हमने शुरुआत में बात की। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की बात करें तो इसे 2005 में स्टैब्लिश किया गया था। इट इज़ अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फोरम जहां पर दुनिया भर की जो विंड एनर्जी सेक्टर की अलग अलग एंटिटीज़ हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पर आ सकती हैं और इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं। उद्देश्य ये है
कि विंड पावर को एक लीडिंग एनर्जी सोर्स के रूप में स्टैब्लिश किया जाए ताकि इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलें और हम एक सब्सटेंशियल इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक बेनिफिट अवेल कर सकें। हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल DSIR प्रिज्म स्कीम के बारे में है। DSIR का यहां पर मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से है और प्रिज्म का फुल फॉर्म है प्रमोटिंग इनोवेशन इन इंडिविजुअल्स, स्टार्टअप्स एंड MSMEs। बाकी स्कीम तो है ही। अब प्रिज्म स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक का है, ये तो समझ में आ गया। नाम से स्पष्ट है कि ये है क्या। हमें इंडिविजुअल्स में, स्टार्टअप्स में और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में जो इनोवेशन है उसे प्रमोट करना है इस स्कीम के माध्यम से। यहां पर इंडिविजुअल इनोवेटर्स को हेल्प की जाती है ताकि वो एक सक्सेसफुल टेक्नोप्रेन्योर बन सके। मतलब एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो टेक्नोलॉजी के बेसिस पे अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को स्टैब्लिश कर रहा है, उसे आप टेक्नोप्रेन्योर बोल सकते हैं। यहां पर उन्हें प्रमोट किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा। एट द सेम टाइम उन्हें फंड्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि अगर उनके पास कोई कमर्शियली वाइबल इनोवेटिव आइडिया है तो उसे इंप्लीमेंट किया जा सके। कौन होगा एलिजिबल? कोई भी ऐसा इनोवेटर जो इंडियन हो, वो स्टूडेंट हो सकता है, कोई प्रोफेशनल हो सकता है या फिर कॉमन सिटीजन भी हो सकता है, वो एलिजिबल होगा। फीचर्स की बात करें तो यहां पर टेक्निकल, स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात कही गई है। जो असिस्टेंस दिया जाएगा वो कई सारे लेवल पर दिया जाएगा। मतलब आपके पास कोई आइडिया है तो आप उसको डेवलप करिए, उसका प्रोटोटाइप तैयार करिए, पायलट बेसिस पर आप उसे चेक करिए कि वो वर्क करेगा या नहीं करेगा और उसका एक पेटेंट ले लीजिए अपने पास। इन सभी चीज़ों के लिए आपको पैसे मिलेंगे। कौन कौन से सेक्टर्स कवर्ड हैं? ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियली यूटिलाइजेबल स्मार्ट मटेरियल, मतलब कुछ ऐसा जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक हो, इंडस्ट्रीज को बेनिफिट पहुंचाने वाला हो। वेस्ट टू वेल्थ, मतलब समझ रहे होंगे आप, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, वाटर एंड सीवेज मैनेजमेंट और कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो नॉलेज इंटेंसिव एरिया में वर्क करती हो, इन सभी को यहाँ पर सपोर्ट दिया जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस 2 फेजेस में दिया जाएगा। पहले फेज में 2 कैटेगरी होगी। कैटेगरी 1 में अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई कॉन्सेप्ट है, तो आप उसे प्रूफ करना चाहेंगे। उसे प्रूफ करने के लिए आपको उसका एक प्रोटोटाइप तैयार करना होगा या मॉडल तैयार करना होगा। इसके लिए आपको पैसा चाहिए होगा। तो 2 लाख से 20 लाख तक का फंड आप ले सकते हैं कैटेगरी 1 में, डिपेंडिंग ऑन कि आपका आइडिया कितना बड़ा या छोटा है। कैटेगरी 2 में आप उसका एक वर्किंग मॉडल तैयार करेंगे, देखेंगे, टेस्ट करेंगे कि आपका जो मॉडल है वो काम कर भी रहा है कि नहीं, अगर थोड़ा बड़ा स्केल लिया जाए तो इसके लिए भी आपको 2 लाख से 20 लाख तक का फंड मिल जाएगा। ये कैटेगरी 2 है। फेज 2 में आते हैं तो आप चाहेंगे कि आप अपनी इस आइडिया, कॉन्सेप्ट या मॉडल को लेकर एक एंटरप्राइज स्टैब्लिश करें, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए आपको 50 लाख तक का फंड सेकेंड फेज में मिलेगा। तो ये पूरा प्रिज्म स्कीम है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में है। हाल ही में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अर्ज किया न्यू डेवलपमेंट बैंक से कि वो इंडिया ने जो अभी एक नया डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन तैयार किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को, कैपिटल इंफ्रा को फंड करने के लिए, जिसका अनाउंसमेंट इस बार के बजट में हुआ था, उसके साथ वो क्लोजली वर्क करे। मतलब एनबीडी असिस्ट कर दे हमारे इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ताकि इंडिया में कैपिटल इंफ्रा अच्छी तरीके से डेवलप हो सके। बात करते हैं एनडीबी के बारे में। ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है। कौन ऑपरेट करता है? ब्रिक्स की कंट्रीज ऑपरेट करती हैं। ब्रिक्स में कौन से देश आते हैं? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन्हीं के नामों का एब्रीविएशन है ब्रिक्स। जो ब्रिक्स के लीडर्स थे उन्होंने 5वीं ब्रिक्स समिट के दौरान साउथ अफ्रीका के डरबन में 2013 में यह प्लान बनाया था कि हम एक अपना बैंक बनाएंगे जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा। फाइनली जब 2014 में अगली मीटिंग हुई, यानी कि 6th ब्रिक्स समिट हुई ब्राजील के फोर्टेलेजा में, तो वहां पर न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। पर्पज ये था कि फाइनेंशियल और डेवलपमेंटल कोऑपरेशन स्टैब्लिश हो। ये जो 5 इमर्जिंग मार्केट हैं ब्रिक्स में, उनके बीच में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो चाइना के संघाई में है। वोटिंग की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के विपरीत, वर्ल्ड बैंक में जिसका जितना कैपिटल शेयर होता है उसके वोट की वैल्यू भी उतनी होती है। यहां पर ऐसा नहीं है। हर पार्टिसिपेटिंग कंट्री की जो वोट वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, सभी को एक ही वोट असाइन किया गया है और किसी भी देश के पास न्यू डेवलपमेंट बैंक में वीटो पावर नहीं है। रूल्स एंड फंक्शंस की बात करें तो ये रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, ना केवल ब्रिक्स कंट्रीज में बल्कि और जो अदर इमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर भी।
एट द सेम टाइम जैसे कई सारे और मल्टीलैटरल ओरिजिनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ भी कई तरीके से फाइनेंसिंग करता है क्राइसिस की कंडीशन में, तो वहां पर भी सप्लीमेंट करेगा ये जो ब्रिक्स का पूरा सिस्टम है वो। स्पेसिफिकली ये तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में सपोर्ट करते हैं। 2018 में जो एनडीबी है उन्हें यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर स्टेटस भी दे दिया गया है। इसके बाद ये एक्टिवली और फ्रूटफुल तरीके से यूनाइटेड नेशंस के साथ कोऑपरेट कर पाएंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एस्ट्रॉइड अपोफिस के बारे में है। हाल ही में नासा ने इस पॉसिबिलिटी को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। एक अफवाह चल रही थी कि आने वाले समय में जो ये एस्ट्रॉइड है अपोफिस, ये धरती से टकराएगा। उन्होंने कहा कम से कम आने वाले 100 सालों तक ऐसा नहीं होने वाला है। दैट्स वाई ये एस्ट्रॉइड न्यूज में आया। जो अपोफिस है ये एक नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है। क्या होते हैं नियर अर्थ एस्ट्रॉइड जानेंगे। उसके पहले ये काफी बड़ा है। इसकी जो चौड़ाई है वो 335 मीटर के आसपास है। नाम और डिस्कवरी की बात करते हैं। इसे नाम दिया गया है एक एंशिएंट इजिप्शियन गॉड के नाम से, जो गॉड ऑफ क्योस एंड डार्कनेस हैं। उन्हीं के नाम पर इसका नाम अपोफिस रखा गया है। 2004 में इसे डिस्कवर किया गया था। नासा ने उस समय ये कहा था कि यह अर्थ के लिए एक बड़ा खतरा है, यह अर्थ के काफी नजदीक है और टकरा भी सकता है। तो आवश्यकता महसूस हुई कि इसे लगातार मॉनिटर किया जाए। तो इसे मॉनिटर कैसे किया गया? एक 70 मीटर रेडियो एंटीना जो कि डीप स्पेस नेटवर्क का जो गोल्डस्टोन डीप स्पेस कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स कहां पर है? कैलिफोर्निया में। वहीं से अपोफिस के मोशन को लगातार ट्रैक किया जा रहा है। अपोफिस को पोटेंशियली हैजार्डस एस्ट्रॉइड की कैटेगरी में डाला गया है। अब एस्ट्रॉइड होते क्या है? देखिए, पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ तो हमारा सोलर सिस्टम भी बना। जब सोलर सिस्टम बना तो सन के चारों ओर बहुत सारे चट्टान और डेब्रिस हुआ करते थे। वो डेब्रिस आपस में इकट्ठा होकर उन्होंने प्लैनेट का रूप ले लिया। लेकिन ये सारे के सारे जो डेब्रिस थे वो प्लैनेट में कन्वर्ट नहीं हो पाए। जो धूल थी या फिर जो गैसेस थी वो प्लैनेट में कन्वर्ट नहीं हो पाए। कुछ ने हमारे सोलर सिस्टम को छोड़ दिया और वो बहुत दूर कहीं अंतरिक्ष में चले गए, लेकिन सारे नहीं जा पाए। कुछ यहीं हमारे सोलर सिस्टम में ही रह गए। वो ना तो प्लैनेट बन पाए और ना ही वो हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर जा पाए। इस तरीके से ये सन के चारों ओर अभी भी चक्कर लगा रहे हैं। रॉकी ऑब्जेक्ट्स हैं, चट्टानें हैं एक तरह की। ये प्लैनेट से काफी छोटे होते हैं। चूंकि ये प्लैनेट नहीं बन पाए, किसी प्लैनेट के साथ जुड़ नहीं पाए और अभी भी सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, इसीलिए कई बार इन्हें माइनर प्लैनेट भी कह दिया जाता है। इन्हें 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। पहले पार्ट में वो एस्ट्रॉइड्स आते हैं जो मार्स और जुपिटर के बीच में चक्कर लगा रहे हैं। ये 1.1 से लेकर 1.9 मिलियन के आसपास इनकी संख्या है। जो दूसरा ग्रुप है उसमें ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स आते हैं। ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स ऐसे एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो किसी प्लैनेट के ऑर्बिट को फॉलो करते हैं। वो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लाइक अर्थ, मान लीजिए यहां पर सन है और सन के चारों ओर अर्थ ये चक्कर लगा रही है, तो ये अर्थ के पीछे या फिर आगे रहेंगे और सन के चारों ओर चक्कर लगाते रहेंगे। यूजुअली इनकी जो इनिशियल प्रेजेंस है वो जुपिटर और नेपच्यून में देखी गई थी। जुपिटर के पास तो बहुत सारे ऐसे ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स हैं जो किसी प्लैनेट के ऑर्बिट को फॉलो करते हैं। ये प्लैनेट से दूर भी नहीं जाते और प्लैनेट के नजदीक भी नहीं आते कि उनसे टकरा जाए, बस उनके ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। 2011 में अर्थ का भी एक ट्रोजन रिपोर्ट किया गया था जो अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है सन का। तीसरा क्लासिफिकेशन होता है नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स का। ये सन के चारों ओर ही चक्कर लगाते हैं, लेकिन अपनी कक्षा में ये कई बार अर्थ के काफी नजदीक आ जाते हैं और इसीलिए हम इनसे डरते रहते हैं। तो ये तो बात हुई एस्ट्रॉइड्स के बारे में। हमारा लास्ट आर्टिकल गीगा मेश के बारे में है। हाल ही में वुमेन लेड एक स्टार्टअप ने, जिसका नाम एस्ट्रोम है, उन्होंने गीगा मेश डेवलप किया। अब ये गीगा मेश है क्या? ये एक इनोवेटिव वायरलेस बैकहॉल है, बैकहॉल सॉल्यूशन है। बैकहॉल का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। कोई एक सेंटर पॉइंट जहां से हाई स्पीड बैंडविड्थ को बहुत ही तेज स्पीड से ट्रांसमिट किया जा सके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए, उसे बैकहॉल कहा जाता है। देखिए, जब भी कभी मुझे गांव में जाना होता है तो मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि मैं लेक्चर्स डिलीवर नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज वहां पर मुझे इंटरनेट की स्पीड नहीं मिलेगी। रूरल एरियाज में ऑप्टिकल फाइबर को बिछाना काफी मुश्किल होता है। जो फाइबर बिछाया जाता है वो महंगा पड़ेगा, बिकॉज वहां पर बहुत सारे लोग इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए वहां पर आपको जो पोर्टेबल वाईफाई होता है या मोबाइल में जो आपका डेटा होता है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। आप बहुत ज्यादा डेटा रखें भी तो वहां पर आपको अच्छी स्पीड नहीं मिलेगी, तो प्रॉब्लम होती है।
इसके सॉल्यूशन के तौर पर गीगामेश को तैयार किया गया है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाएगी और स्पीड बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे कि आपको जो फाइबर की बैंडविड्थ होती है उसमें स्पीड मिलती है, ऐसी डिवाइस ही होगी। इसकी कैपेसिटी क्या होती है हम समझेंगे। ये एक इनोवेटिव वायरलेस प्रोडक्ट है जो फाइबर की तरह बैंडविड्थ आपको प्रोवाइड करवाएगा। इसकी कॉस्ट काफ़ी कम है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स अब काफ़ी लो कॉस्ट इंटरनेट सर्विस सब अर्बन या रूरल एरियाज में इसके माध्यम से प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये नेटवर्क कंजेशन को कम करेगा और रूरल एरियाज में भी जो इंफ्रा है उसे 5G के लिए रेडी कर देगा। एक जो सिंगल गीगामेश डिवाइस होगी, जैसे कि ये डिवाइस है, इसे जगह जगह पे इंस्टॉल किया जा सकता है। ये 40 लिंक्स प्रोवाइड करवा सकती है, जिसमें हर लिंक के पास 2+ Gbps की स्पीड होगी। और ये जो एक डिवाइस है ये 10 किलोमीटर की रेंज का एरिया कवर करेगी। मतलब काफ़ी बढ़िया सुविधा मिलने वाली है अगर ये अच्छी तरीके से पॉपुलराइज हो गया तो। हाई स्पीड मल्टीपल पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन यहां से प्रोवाइड करवाया जा सकेगा। इससे पर लिंक जो एक्सपेंडिचर है वो 6 गुना तक कम हो जाएगा जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करवाएंगे। यहां पर कुछ स्टेटमेंट है, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। एक्सरसाइज वज्र प्रहार, ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल 2005 में स्टैब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में स्टैब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है, कौन सा गलत है। आज ही आपके पास केवल 3 ही स्टेटमेंट हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या टेलीग्राम पे ओनली IAS नथिंग एल्स सर्च कर लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन में यहीं पे रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।